हेलो फ्रेंड्स, हम अपने आज के इस वीडियो में पे ऑनर्स हिंदी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो पेपर 14 जनवरी ट्यूसडे को होने वाला है। हिंदी ट्यूसडे को होने वाला है, मतलब हिंदी कहानी का जो पेपर होने वाला है उसका डिस्कशन करेंगे। उसका सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कहानी के तत्व, मतलब तत्वों की दृष्टि से किसी भी कहानी की समीक्षा कीजिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कहानी और उसके तत्वों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हमारा ये जो वीडियो है पी ऑनर्स हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। तो आज हम कहानी और उसके तत्वों के बारे में जानेंगे कि कैसे हमें तात्विक समीक्षा करनी है किसी भी कहानी की, जो कि हमारे सिलेबस में मतलब 10 कहानियाँ लगी हुई है अलग अलग लेखकों की। उनमें से किसी भी एक लेखक की कहानी के तत्वों की समीक्षा आती है, तो वो कैसे करनी है। ठीक है, तो गाइस ये जो हमारा चैनल है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। डीयू के सारे कॉलेजेस में जितने भी आपके सारे फ्रेंड्स हो सभी के साथ शेयर करें, और अधिक से अधिक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम इससे रिलेटेड सारी वीडियो बनाते रहें और आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब। ओके, तो आज हम कहानी और उसके तत्वों की दृष्टि से समीक्षा कैसे करनी है इस पर बात करेंगे। पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि कहानी क्या होती है। ठीक है, तो कहानी के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि कहानी, किसी भी कहानी की तत्व की दृष्टि से अगर समीक्षा करने वाला क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन आता है, जो कि हमारा लगभग 16 या 17 मार्क्स में आएगा, तो उसमें पहले हमें बताना है कि कहानी होती क्या है, देन उसके तत्व बताना है, देन उसके आधार पर किसी कहानी की समीक्षा करनी है। ठीक है, तो पहले कहानी को इंट्रोडक्शन में लिखना है कहानी के बारे में। तो हम पहले देख लेते हैं कि कहानी होती क्या है। तो कहानी कथात्मक गद्य की एक प्रमुख विधा है। जिस रचना में कथात्मक ढांचा हो, कुछ घटनाएं तथा चरित्र हो तथा जो आकार में लघु हो, सामान्यतः उसे ही कहानी कह दिया जाता है। कहानी विश्व साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है जो दुनिया के हर समाज में सभ्यता के आरंभिक काल से ही किसी न किसी रूप में विद्यमान रही हैं। मानवीय संस्कृति को निर्मित व संरक्षित करने में जिन साहित्यिक विधाओं ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनमें गीतों के अतिरिक्त कहानियों को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। एक दृष्टि से हमारे समाज में कहानियों की परंपरा अत्यंत ही प्राचीन काल से ही दिखाई पड़ती है। जैसे कि हम बचपन से सुन रहे हैं, उससे भी पहले हमारी जो प्राचीन काल था तभी से लेकर कहानी की परंपरा चली आ रही है, जो कि पहले मनोरंजन का सबसे महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि जातक कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं, हितोपदेश तथा कथा सरित सागर जैसी कुछ रचनाएं इस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन वर्तमान काल में जब हम कहानी की बात करते हैं तो वो पारंपरिक कथाओं से अलग मानी जाती हैं। ठीक है, कहानी और कथा में मूल अंतर न तो आकार का है, न भाषा का, और न ही उसमें विद्यमान तत्वों का। मतलब कहानी और कथा लगभग सेम ही होती है, उसमें तत्व भी लगभग सेम ही होती है, इनमें अंतर केवल दृष्टिकोण का है। ठीक है, तो पहले हमें कहानी के तत्व की दृष्टि से तात्विक समीक्षा करने वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें इंट्रोडक्शन में पहले बताना कहानी क्या होती है। ये हमने डेफिनेशन देख ली, बहुत ही ईजी डेफिनेशन है, आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब सुविधा रहेगी और आप आसानी से याद भी कर सकते हो। बहुत सिंपल एज ए नॉर्मल डेफिनेशन है। ठीक है, और इसके बाद हम थोड़ा और कुछ देख लेते हैं इसके बारे में, कहानी के बारे में। तो या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि हिंदी कहानी आधुनिक हिंदी गद्य की सर्वाधिक विकसित विधाओं में से एक है। ठीक है, दोनों को मर्ज करके आप अपने अकॉर्डिंग जैसे लिखना चाहें वैसे लिख लीजिएगा। पहले इंट्रोडक्शन में हमें कहानी के बारे में बताना है। भारतीय समाज में कथाओं की परंपरा तो प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, किंतु आधुनिक काल में जब भारतीय साहित्यकारों की अंग्रेजी संस्कृति व साहित्य से अंतर्क्रिया होने लगी तो साहित्य में यथार्थवादी तत्व प्रबल हुआ और अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित होकर हिंदी में आधुनिक कहानियों की शुरुआत हुई। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि माधवराव सप्रे द्वारा वर्ष 1901 में रचित जो उनकी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, हिंदी की पहली कहानी है। हिंदी कहानी की संपूर्ण विकास यात्रा जो है ना उसको 5 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला चरण हमारा प्रेमचंद पूर्व युग है, जो कि
1901 से 1915 तक है, ठीक है। दूसरा चरण हमारा प्रेमचंद प्रसाद युग है, मतलब जिसमें प्रेमचंद और प्रसाद दोनों लिख रहे थे, 1915 से 1936 तक है, ठीक है। देन हमारा तीसरा चरण है उत्तर प्रेमचंद युग, जो कि 1936 से 1955 तक है। देन हमारा चौथा चरण है नई कहानी का, जो कि 1955 से 1960 तक है, ठीक है। फिर हमारा पांचवा चरण है नई कहानी के प्रवर्ती कहानी आंदोलन, मतलब 1960 के बाद से अभी तक जो भी सारी कहानियाँ लिखी जा रही है वो नई कहानी के प्रवर्ती कहानी आंदोलन में उनको शामिल किया जाता है। तो जो हमारी वर्तमान में जो कहानियाँ लिखी जा रही है वो मतलब वेस्टर्न कल्चर का जो शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट है उससे प्रभावित है, ठीक है। हमने ये बता दिया, ठीक है। हमारा जो तात्विक समीक्षा वाला क्वेश्चन आता है, इंट्रोडक्शन में हमें पहले लिखना है कहानी क्या होती है। ये बहुत ही इजी डेफिनेशन है, आप इसे लिख सकते हैं। देन उसके तत्वों को बताना है, देन उसके आधार पर हमें तात्विक समीक्षा करनी है। तो हम अब कहानी के तत्वों को जान लेते हैं जो किस प्रकार है। अब हम बात करेंगे कहानी के तत्वों की, ठीक है। गाइस मैं आपको बता दूं कि हमारी कहानी और उपन्यास के तत्व बिल्कुल सेम होते हैं। तो अभी आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप जब फोर्थ सेमेस्टर में उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें और याद रखें, ठीक है। तो हमारे कहानी और उपन्यास के मुख्यतः 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हमारा पहला तत्व होता है कथा वस्तु या कथानक, ठीक है। दूसरा तत्व होता है हमारा पात्र एवं चरित्र चित्रण, ठीक है। तीसरा तत्व होता है हमारा संवाद या कथोपकथन, ठीक है। हमारा चौथा तत्व होता है देशकाल वातावरण। हमारा पांचवा तत्व होता है भाषा शैली और छठा तत्व होता है हमारा उद्देश्य। अगर आपको इसको याद करना है तो आप एक शॉर्ट ट्रिक से इन सारे 6 तत्वों को, जो कि कहानी और उपन्यास दोनों के हैं, उनको याद कर सकते हैं। कपास दे भाऊ कथा वस्तु, देन पात्र चरित्र चित्रण, देन संवाद या कथोपकथन, देन देशकाल वातावरण, देन भाषा शैली और देन उद्देश्य। आप इसे याद कर सकते हैं, कपास दे भाऊ, ठीक है। अब हम इनमें से एक एक तत्व के बारे में बात करते हैं कि हमें आंसर में अगर ये तात्विक समीक्षा वाला क्वेश्चन आता है तो उसको लिखना है कैसे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ही तत्व ये वाला है कथा वस्तु या कथानक। तो हमें क्या करना है कि देखो, तात्विक समीक्षा वाला क्वेश्चन आता है, इंट्रोडक्शन में पहले कहानी के बारे में लिखना है, थोड़ा सा उसके बारे में लिखना है कि उसकी विकास यात्रा कहाँ से कहाँ तक की है, ठीक है। उसके बाद उसके तत्वों को बताना है, ये ऐसे तत्व सारे लिख देना है। देन आपको लिखना है कि उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर, या उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि कहानी के 6 तत्व है और इनके आधार पर हम डैश 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 कहानी, मतलब 10 कहानी में से कोई सी भी कहानी आती है तो उसके आधार पर उसका विश्लेषण करना है। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कहानी कौन कौन सी वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि इससे क्वेश्चन आएगा ज़रूर, तात्विक समीक्षा वाला, ठीक है। तो हम पहले कथा वस्तु अथवा कथानक, मतलब ये लिख देना है कि हमारे 6 तत्व हैं, ठीक है। और उसके बाद उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम निम्न कहानी का विश्लेषण कर सकते हैं। देन आपको नीचे कथा वस्तु या कथानक लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है, देन उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। तो हमारा कथा वस्तु या कथानक क्या होता है उसको आप अच्छे से देख लीजिए, फिर नोट कर लीजिएगा। कथा वस्तु या कथानक का अर्थ होता है वह ढांचा जो घटनाओं, चरित्रों तथा वर्णों को आपस में बांधता है। यह अंग्रेजी शब्द जो है ना हमारा प्लॉट, उसका हिंदी अनुवाद है। एक अच्छे कथानक की पहचान ये होती है कि उसमें अनुपात और गति उचित हो, मतलब वो कहानी है ना बिल्कुल जैसे स्टार्ट में चल रही है वैसे ही अंत तक चले, उसमें बिखराव नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छे कथानक की पहचान ये होती है कि उसमें अनुपात और गति उचित हो। उचित अनुपात का अर्थ है कि न तो घटनाओं या वर्णनों की भरमार हो और न ही चरित्र में इतने ज़्यादा हो कि पाठक उनके साथ संगति न बैठा सके। अच्छा कथानक वो होता है जिसमें घटनाएं भी कम हो, पात्र भी कम हो, मतलब जिस कहानी को हम पढ़े तो हमें आसानी से समझ में आ जाए। इसी प्रकार यदि घटनाएं, चरित्र या वर्णन बहुत कम हो और इस वजह से पाठक को उपन्यास के आस्वादन में समस्या होने लगे तो भी ये माना जाएगा कि कथानक कमज़ोर हैं। अगर मतलब ये जो कहानी तत्व है ना, हम उपन्यास और कहानी दोनों की दृष्टि से देख रहे हैं, जो कि आप इन फ्यूचर भी काम आएगा, इसलिए आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। 4th सेमेस्टर में काम आएगा आपका। तो कथानक मतलब
उसमें अनुपात और गति बराबर होनी चाहिए, ना ज़्यादा और ना ही कम। और हमारे पात्र और जो घटनाओं का जो चित्रण है वो भी ना तो ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए, मतलब संतुलित होना चाहिए। जिससे अगर हम किसी कहानी को पढ़ते हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट आना चाहिए, हम बोर नहीं हो जाना चाहिए पाठक। तो हमारे जो तात्विक समीक्षा वाला क्वेश्चन होता है उसमें यही बताना है, पहले कथावस्तु कथानक लिख कर उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना है। देन उसको कथानक के बारे में जो मैंने अभी बताया वो लिख देना है। देन आपको लिखना है कि मान लो जैसे कि हमारा जो कहानी है इसमें बूढ़ी काकी वाली कहानी लगी हुई है सिलेबस में, है ना, तो उसकी तात्विक समीक्षा करनी है। तो हमें लिख देना है कि हमारी जो कहानी है बूढ़ी काकी प्रेमचंद की, उसमें भी कथावस्तु एवं कथानक एकदम सहज एवं सरल है। उसमें न तो उसका अनुपात भी एकदम संतुलित है, न अनुपात और गति भी उचित है, जिससे पाठक अगर उसे पढ़ता है तो बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ जाती है। साथ ही उसमें न तो अधिक पात्र है और न ही अधिक घटनाएं हैं, जिसके कारण जब अगर साधारण से साधारण पाठक या कम पढ़ा लिखा पाठक भी अगर उस कहानी को पढ़ता है तो उसकी आँखों के सामने वो जो कहानी में जो चित्र चल रहे होते हैं वो उसकी आँखों के सामने आने लगते हैं। इसका मतलब यही है कि लेखक ने या प्रेमचंद जी ने जो अपनी जो अपनी मनोदशा थी उनकी, जिस मंशा से उन्होंने कहानी की रचना की थी, तो उस दृष्टि से वो एकदम अत्यंत ही सफल हुए हैं। इस बात को हमें कथानक या कथावस्तु में लिख देना है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली ऐसी बात है, उसमें न तो अधिक घटना है और नहीं अधिक वर्णन है, नहीं अधिक पात्र है, जिसके कारण साधारण से साधारण छोटा से छोटा बच्चा भी अगर उसको पढ़ता है तो आसानी से समझ लेता है। इसी तरह से अगर हमें इसमें कथावस्तु को भी बताना है तो कथावस्तु का अर्थ होता है कि कहानी की विषय वस्तु या सामग्री कहाँ से ली गई है, मतलब उसका स्रोत, इतिहास या कल्पना क्या है, उसका आधार क्या है, वह होता है कथावस्तु। ठीक है। कथावस्तु को प्रख्यात, उख्यात तथा मिश्र में विभाजित किया गया है। प्रख्यात का अर्थ है किसी प्रसिद्ध कथा को आधार बना लेना, उख्यात का अर्थ है कल्पना में नई कथावस्तु बनाना, तथा मिश्र का अर्थ है प्रसिद्ध तथा काल्पनिक तत्वों को मिलाकर कथा का निर्माण करना। तो ठीक है, आपको कथावस्तु और कथानक दोनों को मिक्स करके पहले उसको डिफाइन करना है, देन उसके आधार पर जो भी कहानी आती है उसके बारे में बता देना है। दूसरा हमारा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। पात्र एवं चरित्र चित्रण का मतलब होता है कि उसमें कितने पात्र हैं, कितने चरित्र हैं, यही उसमें लिखना है। कोई भी रचनाकार यदि कथा के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता है तो उसे कुछ पात्र या चरित्र गढ़ने पड़ते हैं, ताकि उनकी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के माध्यम से वे अपने भावों का संप्रेषण पाठक के समक्ष कर सके। एक अच्छे लेखक की पहचान है कि वह खुद को किसी एक चरित्र में प्रक्षेपित नहीं करता, वह विभिन्न चरित्रों में आंशिक रूप से स्वयं को इस प्रकार प्रक्षेपित करता है कि पाठक उसे पहचान न सके। उदाहरण के लिए मतलब जो हमारी कहानियाँ लगी हुई उनमें भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है, चाहे वो हमारी कोई सी भी ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी हो या कोई सी और कहानी, सब में मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ जिसको पढ़ के आपको अच्छा लगता है। तो उसमें आप लिख सकते हैं कि बहुत ही कम चरित्र हैं, लेखक ने जिस उद्देश्य से चरित्रों की चयन किया है वो बहुत ही शानदार हैं, जिसके कारण कहानी एकदम सहज एवं सरल दिखाई पड़ती है, साथ ही हम आसानी से उसको समझ भी सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक अच्छी चरित्र योजना का लक्षण यह भी है कि रचना में चरित्रों की भीड़ न हो, न ही चरित्रों की संख्या इतनी कम हो कि रचनाकार का मूल भाव संप्रेषित न हो सके। ठीक है। तो इसका मतलब यही कि न तो पात्र ज़्यादा होने चाहिए और न ही कम होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए, ताकि जो लेखक का जो मेन मोटिव है, मेन पर्पस है, वो हो सके। तो हमें यही बताना है पहले चरित्र योजना क्या होती है या पात्र एवं चरित्रण क्या होता है वो बता देना। देन बता देना है कि हाँ, इस कहानी में भी पात्रों की संख्या बहुत ही कम है। आप सभी कहानियों को आपने पढ़ ही लिया होगा, तो उसके जो पात्र हैं वो वैसे मैं बता दूंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो उन पात्रों को याद कर लेना है और वो कैसे कैसे थोड़ा सा उसको पढ़ लेना है। हम इम्पोर्टेंट कहानियों की बात करेंगे तो इसको आप याद करके जा सकते हैं। ठीक है। तो उसको फिर पात्र कौन कौन से वो बता देना है, फिर ये बता देना है कि हाँ, इस कहानी में भी बहुत कम पात्र हैं, बहुत कम घटनाएं, बहुत कम चित्रण हैं, जिसके कारण हमें यह मतलब कोई पाठक पढ़ता है तो उसको आसानी से समझ में आ जाती है, चाहे वह छोटा बच्चा हो या कोई वयस्क व्यक्ति हो। ठीक है। उनकी जो माइंड सेट होता है उसमें बहुत बड़ा चेंजेस होता है, उसके बाद भी वो आसानी से समझ लेता है। ठीक है। हमारा तीसरा
हमारा तीसरा तत्व है संवाद अथवा कथोपकथन। संवाद अथवा कथोपकथन का मतलब होता है कि हमारी किसी भी कहानी के अंदर या उपन्यास के अंदर जो पात्र आते हैं उनके बीच में जो बातचीत होती है वो, ठीक है, वो संवाद या कथोपकथन के अंदर शामिल की जाती है। ठीक है, किसी भी कहानी, उपन्यास, नाटक में चरित्रों के माध्यम से सीधी बातचीत कराई जाए तो प्रभाव क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि पाठक सीधे चरित्रों से रूबरू होता है। लेखक के माध्यम से परोक्ष रूप में चित्रों को नहीं जानता है। यदि लेखक खुद बीच में आ खड़ा हो तो वो पाठक को बताता है कि दोनों चरित्रों ने एक दूसरे से क्या कहा। यह शैली प्रभाव की दृष्टि से कमज़ोर होती है। एक अच्छी संवाद योजना वहाँ होती है जहाँ संवाद छोटे छोटे कसे हुए, चुस्त और गतिशील हो। उनका गतिशील होना ज़रूरी है ताकि एक बात से दूसरी बात निकलती जाए। यदि संवाद लंबे हो तो पाठक उनसे ऊबने लगता है, मतलब उनका इंटरेस्ट नहीं आता है उसमें। इसलिए छोटे और चुस्त संवाद बेहतर माने जाते हैं। यदि किसी चरित्र के संवाद बोलते समय दूसरे चरित्र से बीच में ही काट कर अपनी बात कहते हैं तो सामान्यतः शैली और बेहतर हो जाती है, क्योंकि इससे गति और कसाव में वृद्धि होती है। हालांकि इसके लिए लेखक का समर्थन होना ज़रूरी है। एक अच्छी संवाद योजना का एक लक्षण यह भी है कि वह कथा को आगे बढ़ाने में, अर्थात कथानक को गति देने में सक्षम होती है। संवादों के बीच में ही कोई एक ऐसा प्रसंग छेड़ दिया जाता है जिससे कहानी अगले मोड़ की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो ये एक अच्छे संवाद योजना की विशेषता होती है या उनके लक्षण होते हैं, जो कि हमने बताए 3 लक्षण है उसके। संवाद या कथोपकथन हमारे छोटे, चुस्त और गतिशील होने चाहिए। मतलब 2 लोग या मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच की बातचीत होनी चाहिए, जिसके माध्यम से अगर कोई पाठक उसे पढ़ता है तो उसे आसानी से समझ में आ जाए। फिर आपका जो कहानी आती है उसके बारे में हमें लिखना है कि ये लेखक हैं, उन्होंने मतलब मान लीजिए प्रेमचंद जी ने कोई कहानी लिखी है तो प्रेमचंद जी की ये कहानी है। इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी संवाद योजना का चयन किया है। आप 2 या 3 संवाद मतलब लोगों के बीच के जो डायलॉग्स हैं, उनके बीच की जो बातचीत है, उनको याद करके आप वहाँ पे कोट कर देंगे तो आपका और आंसर और ज़्यादा शानदार हो जाएगा, जो कि हमारा 16 या 17 मार्क्स का आता है पेपर में। ठीक है, उसके बाद हमारी चौथी सबसे बड़ी विशेषता है भाषा शैली। यह किसी भी रचना, चाहे वो कहानी हो या उपन्यास हो, उसका सबसे अत्यंत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। इसी पर डिपेंड करता है कि वो कहानी या उपन्यास कितना सहज एवं सरल बनेगा या ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, भाषा शैली से हमारा तात्पर्य है कि रचनाकार ने कौन सी भाषा का प्रयोग अपनी उस रचना में किया है तथा उसमें विभिन्न शब्दावलियों का अनुपात कैसा है। ठीक है, और उसके बाद हमें ये भाषा शैली के अंदर ये भी देख सकते हैं कि रचनाकार ने मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया है। इनके प्रयोग से प्रभाव बढ़ता है, हालांकि एक सीमा से अधिक होने पर इनके कारण नए भाषिक प्रयोगों की संभावना कमज़ोर हो जाती है। क्या लेखक ने प्रतीकों, बिंबों तथा उपमानों की भाषा का प्रयोग किया है? इन तत्वों के प्रयोग से भाषा की प्रभाव क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। क्या लेखक ने व्यंग्य का प्रयोग किया है? इनके प्रयोग से समाज की विकृतियों पर जोरदार तरीके से चोट करना संभव होता है। ये सारी हमारी भाषा शैली में आती हैं, तो आप इनको ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। क्या लेखक ने मौन की भाषा का प्रयोग किया है? हम बहुत सी बार देखते हैं कि कहानी में लेखक कुछ टाइम के लिए चुप हो जाता है या डॉट 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 आ जाते हैं, तो वो मौन की भाषा होती है। समर्थ लेखक कभी कभी मौन के माध्यम से वह कहलवा लेते हैं जो हजारों शब्दों के प्रयोग से भी नहीं कहा जा सकता। यह विशेषता मुख्यतः नाटकों में मिलती है, किंतु सीमित रूपों में हमें कहानियों व उपन्यासों में भी देखने को मिलती है। क्या लेखक ने ध्वनि योजना या नादात्मकता का प्रयोग किया है? इसका अर्थ है कि ध्वनियों की झंकार के माध्यम से अर्थ को संप्रेषित करना। मतलब चाहे बीच में कहीं लड़ाई हो रही है तो उसमें बहुत सी कहानियों में भी दिखाया जाता है कि ऐसी आवाज़ आ रही है, या प्रकृति का वर्णन किया जाता है तो चारों ओर से ऐसी आवाज़ आ रही है वो बताया जाता है। ठीक है, तो ये भाषा शैली के अंदर आता है। हमें बताना है कि लेखक की भाषा कौन सी है, सहज है, सरल है, उन्होंने मुहावरों का प्रयोग किया है या नहीं, लोकोक्तियों का प्रयोग किया है या नहीं, विलोम शब्दों का प्रयोग किया है या नहीं, या अन्य कोई पारिभाषिक शब्दावली है उसका प्रयोग किया है या नहीं, अंग्रेजी या किसी और अन्य भाषा का प्रयोग किया है या नहीं, तो आप उसमें ज़रूर बता सकते हो। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी तो अगर आपका जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन जो आता है, जैसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें जो विशेष लिखा जाता है उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा काम देगी। ठीक है,
तो भाषा शैली के बारे में बता देना है। फिर जो भी कहानी आती है, जिस भी कहानी की हमें तात्विक समीक्षा करनी होती है, उसकी भाषा कैसी है, शैली कैसी है, आपको अगर अच्छी लगे तो आप बता देना कि भाषा और शैली एकदम सहज एवं सरल है और लेखक ने जिस उद्देश्य से अपनी रचना की थी उस दृष्टि से वो अत्यंत ही सफल हुए हैं। ठीक है, अब देश काल और वातावरण की बात करते हैं। तो देश काल और वातावरण का मतलब ये होता है कि कहानी जब लेखक ने लिखी थी उसका जो वातावरण था, उसका जो टाइम पीरियड था, उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें चल रही थी जो कि आज भी प्रासंगिक बनी हुई है या नहीं। मतलब आज के समाज में भी आकर हमें वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि लेखक ने जिस मोटिव से लिखा था, उनका जो पर्पस था वो सिर्फ पाठकों को उनका मनोरंजन करना नहीं था, बल्कि किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति थी, जिसके कारण वो आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। जैसे कि प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ देखते हैं, चाहे हम उनका उपन्यास से देख लें गोदान, तो उसमें जो सारी जिन चीज़ों का वर्णन किया गया है किसानों की दुर्दशा का, वो आज भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं एक बार और बता रहा हूँ, ये तत्व जो है ना, कहानी और उपन्यास दोनों के हैं। आप अभी कहानी की तात्विक समीक्षा आएगी आपको, तो आप अभी पढ़ लेंगे। देन आपका 4th सेमेस्टर में जो उपन्यास वाला पेपर होगा तो उसमें उपन्यास और उसकी तात्विक समीक्षा आएगी, तो वहाँ भी आपका काम देगा इसको, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, हमारा 5वां तत्व देश काल और वातावरण था। तो वातावरण का अर्थ सिर्फ प्राकृतिक वातावरण से नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वातावरण से भी है। एक समर्थ रचनाकार रचना में सृजित समय के परिवेश को इतना जीवंत बना देता है कि पाठक स्वयं को उसी वातावरण के भीतर महसूस करने लगता है। ठीक है, मतलब प्रेमचंद जी या किसी भी एक सफल कहानीकार या उपन्यासकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही होती है कि वो इस ढंग से मतलब अपनी रचना मतलब अपनी कहानी या उपन्यास की रचना करता है कि जब एक सहज, साधारण, निरक्षर या बिना पढ़ा लिखा पाठक भी उसे पढ़ता है तो जो घटनाएं, जो चीज़ें कहानी या उपन्यास में चल रही होती है उसकी आंखों के समक्ष आने लगती है, जो कि एक सफल रचनाकार की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, और अच्छे उपन्यासों और कहानियों में देश काल संबंधी सूचनाएं पर्याप्त रूप में दी जाती हैं, किंतु यदि ये सूचनाएं प्रत्यक्ष रूप से न दी जाए तो रचना कमज़ोर हो जाती है, मतलब देश काल से बंध जाती है। इसलिए समर्थ लेखक देश और काल की निश्चित सूचनाएं न देकर तत्कालीन परिस्थितियाँ दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी भी कहानी उपन्यास को हम पढ़ना आरंभ करते हैं तो उसमें पहले चीज़ ही दिखाई जाती है कि ये चल रहा है, वहाँ पे वो रखा हुआ है, ये चल रहा था, वो चल रहा था, वैसे सिचुएशन थी, वो उससे लड़ रहा था, वो क्या कर रहा था। ठीक है, उदाहरण के लिए प्रेमचंद ने गोदान में एक भी काल संबंधी सूचना तिथि या वर्ष के साथ नहीं दी और देश संबंधी सूचनाओं में लखनऊ शहर के अतिरिक्त किसी भी शहर या गांव का नाम देने से बचे हैं। इसलिए गोदान अपने देश और काल का अतिक्रमण कर पाता है और महाकाव्यात्मक उपन्यास कहलाता है। गौरतलब है कि निश्चित सूचनाओं के न होने पर भी प्रेमचंद ने तत्कालीन परिस्थितियों का इतना सघन चित्रण किया है कि 1936 के बाद का अवध जो हुआ था वो हमारे आंखों के सामने तैरने लगता है। मतलब वो प्रॉपर डेट मेंशन नहीं करते हैं तो उनमें परिस्थितियों को इस प्रकार से चित्रण करते हैं, मतलब भाषा शैली के माध्यम से, संवाद योजना के माध्यम से इस प्रकार से हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि हमें क्या उस टाइम की क्या परिस्थितियाँ चल रही थी, वो आज भी प्रासंगिक बना हुआ है या नहीं, ये हमें पता चल जाती है। तो ये देश काल और वातावरण क्या होता है वो बताना है। देन आप जिस भी कहानी की तात्विक समीक्षा करें उसमें क्या परिस्थिति आती है उसके बारे में बात करना है, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। ठीक है, अभी हम कहानी उसके तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं, आंसर कैसे लिखना है इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। हमारा छठा और आखिरी सबसे बड़ा तत्व है उद्देश्य, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि हम कोई भी कार्य या कोई भी काम बिना किसी मोटिव के नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी भी रचना मतलब किसी भी कहानी उपन्यास की रचना भी बिना किसी उद्देश्य के नहीं की जाती है। उद्देश्य का अर्थ होता है कि रचनाकार ने किस प्रयोजन से कहानी या उपन्यास की रचना की है, अर्थात वह रचना के माध्यम से किस प्रयोजन की उपलब्धि करना चाहते हैं। हल्की किस्म के रचनाकार प्रायः धन या प्रतिष्ठा के उद्देश्यों के लिए रचना करते हैं, किंतु जो रचनाकार साहित्य की सामाजिकता का सम्मान करते हैं उनका उद्देश्य व्यापक ही होता है। यह उद्देश्य सामान्यतः किसी विचारधारा या आदर्श या नैतिक मूल्य की स्थापना करना होता है। एक अच्छा रचनाकार उद्देश्य को उपदेश की तरह थोपता नहीं है, वह उसे रचना के भीतर इस तरह से घुला मिला देता है कि पाठक के हृदय को प्रभावित तो करे किंतु अलग से चिपका हुआ नज़र न आए। ठीक है, मतलब उद्देश्य का मेन मोटिव यही होता है कि जो भी रचनाकार अपने कहानी या उपन्यास की रचना करते हैं तो वे इस तरह से उसमें मतलब अपने कथानक, कथा वस्तु, चरित्र योजना, देश काल वातावरण, भाषा शैली, संवाद योजना, उनको इस
क्रम में पिरोते हैं कि लेखक का जो उद्देश्य हो, चाहे वो गरीबी का चित्रण करना हो, स्त्री विमर्श पर आधारित हो, दलित विमर्श पर आधारित हो, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी है, कैसे मतलब कुछ होता है, तो जो उनका मोटिव होता है, जो वो बताना चाहते हैं, अपने पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आसानी से पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो ये हमारे कहानी के 6 तत्व थे और इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो हमारे आंसर, कहानी की तात्विक समीक्षा वाला जो क्वेश्चन होता है, उसके आंसर का फॉर्मेट क्या रहेगा। फर्स्टली हमें लिखना है कहानी होती क्या है, जो कि बहुत ही अच्छी डेफिनेशन हमने बताई थी। ठीक है, ये हमने बताया था, कहानी की बहुत ही अच्छी डेफिनेशंस थी, इसे आप लिख दीजिएगा। और अगर कुछ आप इसमें से भी लिखना चाहते हैं तो आप इनमें से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन आपको कहानी के तत्वों के बारे में बताना है कि उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कहानी के निम्नलिखित 6 तत्व होते हैं। तो निम्नलिखित 6 तत्व कौन कौन से हैं, तो हमारे कहानी के 6 तत्व ये: एक, कथावस्तु या कथानक, पात्र चित्रण, संवाद देशकाल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। इसको याद करने की मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, कपास दे भाऊ, क पा स दे भाऊ, कथावस्तु, पात्र चित्रण, संवाद, देशकाल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। देन इन तत्वों को मेंशन कर देने के बाद हमें एक एक तत्व को लेना है, उसको हाईलाइट करना है। देन जो मैंने इनके बारे में बताया था एक एक के बारे में वो लिखना है। देन जो भी कहानी की, जिस भी कहानी की तात्विक समीक्षा पूछी जाती है उससे रिलेट करते हुए बताना है। ठीक है, चाहे वो पात्र चरित्र चित्रण हो, पात्र कैसे हैं, कम है ज़्यादा नहीं है, मतलब सुनिश्चित संतुलित हैं, और संवाद या कथोपकथन, लोगों के बीच में बातचीत भी बहुत अच्छी तरह से हुई है, भाषा शैली भी एकदम सहज एवं सरल है, देशकाल और वातावरण, मतलब देशकाल और वातावरण का इतना सहज चित्रण हुआ जिसके कारण जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो जो चरित्र या जो चित्रण या वर्णन कहानी में किया गया वो हमारी आंखों के सामने तैरने लगता है। ठीक है, उद्देश्य, बिना किसी मोटिव की किसी भी चीज़ की रचना नहीं होती है, तो उद्देश्य, जिस उद्देश्य से लेखक ने अपनी कहानी की रचना की थी उस दृष्टि से वह सफल हुए हैं। लास्ट में कंक्लूजन में हमें यही लिख देना है कि मतलब कहानी के तत्वों, कथावस्तु एवं पात्र चित्रण, संवाद, देशकाल वातावरण, भाषा शैली एवं उद्देश्य की दृष्टि से जो भी रचनाकार आता है, मान लीजिए प्रेमचंद जी आते हैं, प्रेमचंद जी अपनी कहानी बूढ़ी काकी में अत्यंत ही सफल हुए हैं, ऐसे करके कंक्लूड कर देना है। ठीक है, और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप वीडियो को देख लीजिए ज़रूर, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें, ताकि इससे आगे हम कौन कौन सी कहानी तात्विक समीक्षा से आती है वो देखेंगे। देन हम देखेंगे कि मूल संवेदनाएं प्रतिपद्य कैसे लिखना है। देन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो उनके बारे में बात करेंगे। देन हमारी व्याख्या वाले क्वेश्चंस कौन कौन से किस किस कहानी से आ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप जितने व्यूवर्स होंगे उतने ज़्यादा लाइक्स, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइबर्स भी होने चाहिए। आप अपने टीवी के सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, और यही सारी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है, कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से आती है सारी चीज़ें। और जैसा मैंने आंसर का फॉर्मेट बताया उसी के अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, और ये हमारा BA हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर का था। ठीक है, जो कि हमारा पेपर 14th को आने वाला है, ट्यूसडे को। इससे रिलेटेड आगे की वीडियो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट्स का हो चुका है। तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें अपने टीवी के सारे फ्रेंड्स के साथ, और इसको अच्छे से देख लीजिए। उपन्यास की दृष्टि से भी यही तत्व हैं जो कि आपका 4th सेमेस्टर में काम देगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।